हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष मौर्य। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स को देखा था और देखा था कि किस तरीके से जो नॉर्दर्न सेक्टर है एंड ईस्टर्न सेक्टर्स हैं वो वहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स है और वहाँ वो किस प्रकार से इंडिया चाइना के रिलेशंस को इफेक्ट करता है। आज की इस क्लास में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर बात करने वाले हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, और देखेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो महत्वाकांक्षी परियोजना है चाइना का और किस प्रकार से जो है पूरी दुनिया को, चाइना को और इंडिया को प्रभावित कर रहा है। तो बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? पहले हम उसको समझने से पहले हम एक यहाँ पे चीज समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैप में, सामने आपके मैप में दिखाई दे रहा होगा, एक ओवरव्यू है यहाँ पे कि वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, वो एक तरीके से नेटवर्क बिछाया जा रहा है कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। कनेक्टिविटी किसके बीच में? चाइना के और वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ये कनेक्टिविटी जो एनहेंस करने की बात हो रही है वो कोई नई बात नहीं है, वो पहले भी की जा चुकी है। लाइक आज से 2000 साल पहले एक सिल्क रूट का कॉन्सेप्ट था, सिल्क रूट, जो कि चाइना से होते हुए भूमध्य सागर के देशों तक जाता था, रोम तक जाता था, रोम तक बेसिकली। ठीक है, सेंट्रल एशिया होते हुए, दिस इज सेंट्रल एशिया, एंड सेंट्रल एशिया होते हुए वो रोम तक जाता था, जो ओल्ड सिल्क रूट था। हम उसको समझ लेते हैं एक बार जल्दी से कि ओल्ड सिल्क रूट बेसिकली था क्या। ओल्ड सिल्क रूट कोई बेसिकली एक रोड नहीं था, यह एक काल्पनिक मार्ग था जिसको यूजुअली जो ट्रेडर्स होते थे ना वो यूज करते थे। यू कैन सी हियर, ठीक है, वो चाइना के जियान प्रोविंस से जो है रोम तक जाता था। तो उसका महत्व ये था, वो यहाँ पे देखो, आप इस मैप में आप देख सकते हो, दिस इज तक्षशिला। इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अभी तक्षशिला जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे कुषाण शासन का एम्पायर था जो कि इसको रेगुलेट करता था। आई मीन टू से कि वो इसकी इसमें भूमिका उसकी महत्वपूर्ण थी। आप देख सकते हो कि ये नेटवर्क जो था, रूट का नेटवर्क जो था, सिल्क रूट का, वो सिर्फ एक रोड नहीं था, वो कई सारे रोड्स के नेटवर्क थे। जैसे कि आप देखो, तक्षशिला से लेकर के यहाँ बैरी गाजा, इसको भरूच बोलते हैं आज, वहां तक का भी एक रूट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है रूट हुआ करता था प्राचीन काल में, जहां से रेशम का व्यापार किया जाता था और रेशम चाइना से होते हुए रोम तक ले जाया जाता था। बेसिकली रेशम के साथ साथ और भी गुड्स होते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होता था, उसको रेशम ज्यादा होता था बहुतायत मात्रा में, इसलिए उसको सिल्क रूट नाम दे दिया गया था। सिल्क रूट जो था वो हान डायनेस्टी के टाइम पे जो है चाइना के शुरू हुआ था बेसिकली, और पोस्ट मॉडर्न एज तक इंडिया में चल रहा था। तो उस समय उसका डिक्लाइन हो गया था ड्यू टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेशम। जो रेशम बनाने की जो प्रक्रिया थी वो रोम के लोगों ने सीख लिया था, चोरी से कहीं से उनके पास आ गया था रेशम बनाने का कीड़ा, तो उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये रूट जो है अपनी महत्ता खो देता है। तो चाइना क्या चाहता है कि चाइना चाहता है कि इसी प्रकार का एक कनेक्टिविटी वाला रूट वो आज जो है क्या किया जाए, फिर से जिंदा किया जाए, बनाया जाए कनेक्टिविटी। क्योंकि चाइना एक तेजी से उभर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वो क्या चाहेगा, कि वो चाहेगा कि उसके लिए कनेक्टिविटी ज्यादा हो। लाइक उसको जो मार्केट्स है, उस मार्केट उसको चाहिए। ठीक है, उसको ऑयल एंड गैस के लिए जो एरियाज है वो चाहिए, और साथ ही जो है रॉ मटेरियल के लिए जो एरियाज हैं वो भी चाहिए। मार्केट, रॉ मटेरियल और उसके कुछ जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक जो रिक्वायरमेंट्स भी हैं उनको भी पूरा करने के लिए ये चाहिए। तो आइए हम अब देखते हैं, शुरू करते हैं अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, जब शुरू किया गया था, अनाउंस किया गया था, तो उस टाइम पे इसको नाम दिया गया था वन बेल्ट एंड वन रोड।
वन बेल्ट एंड वन रोड, ये जो सबसे पहले दिया गया था ना, वो शी जिनपिंग के द्वारा, जो चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति थे और आज भी वो भारत चाइना के राष्ट्रपति हैं। तो 2003 में अभी वो हाल ही में आए हुए थे। तो शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट दिया था। कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, वहां पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर जो है इंडोनेशिया में नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद इन्होंने इंडोनेशिया में मैरीटाइम सिल्क रोड की बात की थी। तो ये जो है बेल्ट, इसमें क्या करता है, बेल्ट जो सिल्क रोड है इकोनॉमिक बेल्ट, उसको रेफर करता है। ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को रेफर करता है, और जो रोड है वो रेफर करता है आपका सी रूट्स को, जो मैरीटाइम सिल्क रूट्स है। यानी कि जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं, उसके दो कंसेप्ट्स हैं। इसको हम एक को बोलते हैं SREB, यानी कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और दूसरे को बोलते हैं 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। ये जो है दो कंपोनेंट से बना हुआ है। तो आप यहाँ पे जो मैप हम शुरू में देख रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो आज का जो है ना सिल्क रोड, वो ये है, जो चाइना के जियान जो जगह है, जियान, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और आप एक ये देखो, सेंट्रल एशिया से होते हुए ईरान, ठीक है, ग्रीस, फिर यहाँ से रसिया, मास्को जाता है, एथेंस, ये एथेंस है, मास्को जाता है, मास्को से ये रॉटरडम नीदरलैंड के पास जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सॉरी सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है जो सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव्स का है, तो वो रॉटरडम होगा। रॉटरडम कहाँ पे है, नीदरलैंड में। ठीक है, रॉटरडम जो है हीरा पॉलिशिंग के लिए बहुत फेमस है। फिर वो वहां से वेनिस आएगा, इटली यानी रोम, जो पहला प्राचीन काल में था। ये आप जो देख रहे हो ओवरलैंड, इसको जो है बेल्ट बोला जाता है, बेल्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये बेल्ट है। और रोड ये है, जो ये डॉट डॉट करके आपको ओशन में दिखाई दे रहा है, ये है मैरीटाइम 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, जो चाइना के पूर्वी प्रांत जो है फ्यूझाओ से शुरू होकर के कहाँ तक जा रही है, देखो आप, वेनिस में जाकर के ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एक काफी जियोपॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चाइना की परियोजना है, प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो जो वन बेल्ट एंड वन रोड था, उसको 2016 में इसका नाम बदल करके बेल्ट एंड रोड कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि वन जो है ना, वन, इसका जो है गलत तरीके से व्याख्या किया जा सकता है, इसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, जो चाइना के इंटरेस्ट में नहीं होगा। जैसे कोई कह सकता है कि ये चाइना की जो है मोनोपोली वाला जो है कॉन्सेप्ट है। जो चाइनीज मीडिया है अभी भी इसको जो है वन बेल्ट एंड वन रोड ही मान के चलती है। ठीक है, जो वन बेल्ट एंड वन रोड है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव काफी जो है डाइवर्सिफाइड है, और इनका काफी डायनेमिक नेचर में ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि एक यूनिफाइड लॉज मार्केट हो जाएगा। फिर अगर जो कंट्रीज इससे जुड़ेंगी, ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज जो है इससे जुड़ने वाली हैं। ठीक है, जुड़ चुकी हैं ऑलमोस्ट दुनिया की। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा बाजार या मार्केट बन के उभरेगा। क्योंकि चाइना के जो गुड्स है ना, जो चाइना का जो मार्केट है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड मार्केट है। तो इसके लिए चाइना को चाहिए कि जो पुराने मार्केट्स हैं उसके वो तो है ही, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको, उसकी खपत के लिए नए मार्केट्स भी चाहिए उसको, और बड़ा मार्केट चाहिए जो सस्टेनेबल हो इन द नेचर। तो उन्होंने क्या किया, चाइना ने ये यूनिफाइड मार्केट का कॉन्सेप्ट शी जिनपिंग ने दिया है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया के जो कंट्रीज इससे जुड़ेंगे उनके मार्केट्स बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि उनका एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी बन जाएगा, और एक डोमेस्टिक मार्केट भी, घरेलू बाजार भी होगा, जिसके साथ वो यूज करेंगे उसके। और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है और एकीकरण है, उसको इससे बढ़ावा मिलेगा। आप सोचो,
चूंकि वो वे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज पास्ट में ये रसिया के कॉलोनीज रहे हैं, तो यहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस है। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो रसिया से भी इनकी प्रॉक्सिमिटी है, चाइना से भी इनकी प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन ऐतिहासिक समय पे जो सिल्क रूट था वो यहाँ से जाकर जाता था, और रसिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया बाद में इसमें, तो चाइना उसको जो है कल्चरल एक्सचेंज को मतलब बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चाइनीज काइंड ऑफ जो है यहाँ पे कल्चर्स भी डेवलप हुए थे उस टाइम पे, तत्कालीन समय पे, और दूसरे देशों के जो है कल्चर्स के साथ भी एक्सचेंजेस होंगे, और उनसे जो है इसका कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं वो भी इनरीच होगी, और इंटीग्रेशन की एक कॉन्सेप्ट उभर के आएगा सामने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। मैरीटाइम सिल्क रूट में अगर देखा जाए, क्योंकि वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, तो जो साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं, जो चाइना का जो बहुत बड़ा डायस्पोरा है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है, तो वहां पे जो है इनका काफी बेनिफिशियल होगा चाइना के लिए, कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के लिए। एक तरीके से चाइना की सॉफ्ट पावर पॉलिसी का बड़ा ही बढ़िया एक तरीके से एग्जाम्पल मान सकते हैं आप इसको। इससे जो है एक दूसरे के प्रति जो है समझ बढ़ेगी देशों की, और उनमें विश्वास बहाली की भावना भी मतलब पैदा होगी, विश्वास भी पैदा होंगे, जो जो उनके सदस्य देश हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो सदस्य देश हैं उनमें विश्वास बहाली होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव है कि इनको जो है ये करना है, एक यूनिफाइड मार्केट बनाना है, कल्चरल एक्सचेंजेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट में मेंबर स्टेट्स के बीच में बढ़ाना है। ये तीन ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने 2 कंपोनेंट्स वाले सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, वो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो हमने बात किया था, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि ओवर द लैंड है, ओवरलैंड है, जो ओवरलैंड रोड है। इसमें सिर्फ जो है रोड नहीं होंगे, नॉट ओनली रोड्स, इसमें हाईवेज भी होंगे, रोड्स यानी हाईवेज भी होंगे, ठीक है, ट्रेन्स भी होंगी, ओके, पाइपलाइंस, ठीक है। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की बात हो रही है चाइना के द्वारा, और चाइना इसको डेवलप करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना? ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर्स जो है ऑलमोस्ट चाइना इस पर खर्च करना चाहता है। आपको मालूम है कि सिर्फ दुनिया के 16 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। आप सोचो, रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज की जीडीपी ही नहीं है ओवर प्रोजेक्ट के उसके जो एक्सपेंडिचर है उसके बराबर। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? चाइना जो यहाँ पे खर्च करना चाहता है वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो उसके लिए भी चाइना ने जो है एक AIIB जिसका मेंबर इंडिया भी है, ठीक है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, और एक है NDB जो ब्रिक्स का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे भी पैसा आएगा, जिसका इन दोनों का मेंबर इंडिया भी है, इन बैंक्स का मेंबर, ओके। और फिर जो है चाइना का नेशनल बैंक जो है, चाइना का डेवलपमेंट बैंक, सॉरी नेशनल बैंक नहीं, चाइनीज डेवलपमेंट बैंक, ये इससे आएगा। फिर चाइना ने एक सिल्क रोड फंड्स बना रखा है, ठीक है, सिल्क रोड फंड, यहां से पैसा आने की बात कही गई है। और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनसे 2 तरह के मेंबरशिप्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, एक जिनको पैसा जो है चाइना देगा पूरा, और जो एक दूसरे जो सहयोग करेंगे इसमें। तो ये आप देखो, ये जो मैरीटाइम सिल्क रूट है, जो इकोनॉमिक बेल्ट रूट है, ये ऑन द ओवर द लैंड है, और इसके 6 लैंड
कॉरिडोर्स में डेवलप किए जा रहे हैं। और ये मैरीटाइम सिल्क रोड जो है समुद्री मार्ग है। इसके लिए हम पर्टिकुलरली एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी हमको मैरीटाइम सिल्क रोड को बना दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो जो चाइना के जो वन बेल्ट एंड वन रोड है ना, तो उसपे 6 कॉरिडोर्स हैं लैंड पे जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। 6 कॉरिडोर्स जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। जो आप यहाँ पे देखो ये एक कॉरिडोर है चाइना मंगोलिया रसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप इसको याद रखना, चाइना मंगोलिया रसिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, उसने ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या देखे थे, यूनिफाइड मार्केट, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इंटीग्रेशन। और थर्ड नंबर पे क्या था जो ऑब्जेक्टिव था, एक मिनट हमको ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा, सॉरी हम कहां पहुंच गए। थर्ड नंबर पे देखो आप, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, राइट, थोड़ा सा हमारे दिमाग से भी निकल गया था। तो आप यहाँ पे देखो ये इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बनाया जा रहा है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे यहाँ पे अगर, तो ये यूनिफिकेशन ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर ये एक बनाया जा रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे देखो आप चाइना इंडो चाइना पेनिसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस वन जो साउथ ईस्ट एशिया में आसियान कंट्रीज तक जाता है। ये देखो यहाँ पे एक कॉरिडोर ऐसा बनाया जा रहा है जिसका मेंबर इंडिया भी है, BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये देखो आप सबसे महत्वपूर्ण जो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये आप देख रहे हो ये चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके 6 जो है कॉरिडोर्स हैं इसके अंदर जो बनाए गए हैं। इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं है BRI को किया ऑफिशियली, ठीक है, इसका एक जो रीजन है वो है CPEC। क्यों रीजन है, क्योंकि जो है ये POK से गुजर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है जिसको इंडिया मानता है कि वो इंडिया का है एरिया जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया से गुजर रहा है। और इंडिया अगर ये मानता है कि वो उसका पार्ट है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान रीजन अगर उसका पार्ट है, तो ये इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रेट के साथ जो है खिलवाड़ करने वाली बात है। इंडिया कैसे मान ले कि तुम जो है मेरे ही एरिया से बिना मुझसे पूछे रोड लेकर के जाओ, क्योंकि इंडिया तो ये मानता है कि जो POK है वो इंडिया का पार्ट है, जो अक्साई चीन है वो इंडिया का पार्ट है, जैसा कि हमने बॉर्डर डिस्प्यूट में देखा था जॉनसन लाइन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो मानता है इंडिया का मानना है कि हमारी संप्रभुता के साथ जो है ये हम समझौता नहीं कर सकते, हमारी क्षेत्रीय अखंडता के साथ हम समझौता नहीं कर सकते इसको ज्वाइन करके। ठीक, फिर इंडिया का चाइना का जो एक नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इंडिया बोलता है इसको, क्योंकि ये एक नियो कॉलोनियलिज्म की तरफ ले जाएगा चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा कि जो उधार दे रहा है चाइना उनको, उससे जो है ऋण का जो है भार, जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ऑल कंट्रीज के ऊपर। इसका जो है काफी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो देश इसमें ज्वाइन किए हुए। इसको आप बोल सकते हो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना की है, जो गरीब देश हैं और वो ऐसे देशों को डेब्ट दे रहा है जिनको जानता है कि वो वापस नहीं कर पाएंगे। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, या फिर कह सकते हो आप क्रेडिट इंपेरियलिज्म। मतलब उधार देने का साम्राज्यवाद आप कह सकते हो, साख का साम्राज्यवाद, इस तरीके के वर्ड्स का भी आप यूज कर सकते हो। क्रेडिट इंपेरियलिज्म हम समझेंगे कभी और किसी और वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो ये चाइनीज न्यू लिबरलिज्म के फैल जाने का डर है इंडिया को, क्योंकि वो जो इस तरीके से लोन दे रहा है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी समझ रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के हामिद करजई जी ने बहुत
क्लियरली बोला था कि चाइना से हम और ज़्यादा अब पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो लोन में फंस चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि चाइना जो दे रहा है पैसे, वो ग्रांट्स नहीं है, वो क्या है, लोन है, और हम ग्रांट्स ले सकते हैं, लोन नहीं ले सकते। इसी तरीके से जो अदर जो आप देख सकते हो जो कंट्रीज हैं, उन पर भी इस तरीके का, उनके अंदर भी इस तरीके का अब विचार आ रहा है। और इंडिया का कहना है कि इसमें जो है काफी कम जो है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी है इसके अंदर। चाइना का क्या एजेंडा है इसको लेकर के, इस पे कमी है। ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन यह चाइना जो है इससे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल भी बढ़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना उसमें जो है बढ़ा रहा है अपना पॉलिटिकल कंट्रोल। जैसा कि आप देख सकते हो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान का जो सीपेक है वो अभी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। फिर जो जियो पॉलिटिकल चैलेंज है, क्या जियो पॉलिटिकल चैलेंज जो है बीआरआई ने इंडिया के लिए, जियो पॉलिटिकल मतलब होता है भू राजनैतिक संबंध चैलेंज, भू राजनीतिक चुनौतियां क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने इंडिया के लिए रखी है। ठीक, एक तो ये कि चाइना में कश्मीर की परचेंस बढ़ती जा रही है, लाइक अब थर्ड फोर्स की तरह से वो चाइना में आ रहा है। जो कश्मीर सॉरी चाइना जो है कश्मीर में थर्ड फोर्स की तरह स्टेब्लिश कर रहा है खुद को। और वो 1950 से ही अक्साई चीन पर कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, अक्साई चीन पर 1950 से ही कब्जा किए हुए हैं। फिर जो पाकिस्तान ने ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट यानी जो काराकोरम मार्ग का जो निकलता था, पास निकलता था, उस पर कब्जा कर रखा था। तो चाइना ने वहां पे क्या किया, फर्स्ट ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया वहां पे, काराकोरम हाईवे डेवलप कर लिया है उसके ऊपर। फिर और वो उस 1960 से ही ये बना करके और फिर वहां पे जो अपनी उपस्थिति दर्ज करे हुए हैं। अब सीपेक के माध्यम से वो और ज्यादा वहां पे अपनी इनहेंस बना, मतलब वहां पे और ज्यादा रूटेड हो जाएगा, मतलब और ज्यादा स्टेब्लिश हो जाएगा चाइना में। सॉरी कश्मीर में चाइना की प्रेजेंस इस तरीके से बढ़ रही है, बार बार चाइना आ रहा है। ठीक है, साउथ एशिया में देखो आप, साउथ एशिया में चूंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस माना जाता है, लेकिन अगर सार्क की कंट्रीज में से इंडिया और भूटान को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा जो अदर कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज, वो बीआरआई के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना अपने वाणिज्यिक और आर्थिक और राजनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रभाव वहां पे फैला रहे हैं, इससे क्या होगा कि इंडिया की जो रीजनल प्राइमेसी है, क्षेत्रीय प्रमुखता है, वो उस पर खतरा हो सकता है। आगे भारत के लिए क्या रास्ता है, भारत के लिए रास्ता ये है कि अपना जो है कि आधारभूत संरचना जो सीमांत क्षेत्र है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पे आधारभूत संबंध संरचना को काफी अच्छे से बढ़ाओ, खासकर जैसे कि कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि भारत ने इसको काफी समय से निगलेक्ट किया हुआ था, फ्रंटियर रीजन्स को। तो जिसकी वजह से जो है इंडिया की जो क्षेत्रीय स्थिति है ना, वो कमजोर हो गई। ठीक, तो अब इस पे फोकस करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बूस्ट करना चाहिए। ठीक है, इंटरनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखो इंटरनल कनेक्टिविटी जब रहेगी ना तो लॉजिस्टिक जो सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है। लॉजिस्टिक का मतलब है बहुत जल्दी से ही जो आवश्यक सामग्री है उसको कहीं पे पहुंचाना, उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, आप देखो ये चाइना का जो, आप एक तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट है ना, वो भले ही एक तरीके से एक्सटर्नल दिखाई दे रहा हो कि दूसरे देशों के साथ संबंध है, लेकिन वो चाइना की एक जो इंटरनल पॉलिसी है, गो वेस्ट की पॉलिसी, उसी से वो डायरेक्टेड है, जो कि 2 साल पहले लॉन्च की गई थी। गो वेस्ट का मतलब है चाइना के अंदर ही गो वेस्ट। चाइना को अगर पूर्व और पश्चिम में बांट दिया जाए तो गो वेस्ट का मतलब चाइना के पश्चिम में जाओ। ठीक, और इससे क्या होगा, एक यूनिफाइड चाइना बनाने की बात की जाएगी, डोमेस्टिक मार्केट। और इससे जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो इसका डेवलप्ड कोस्ट है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो एक यहाँ पे मैंने मैप दिया हुआ है, आप इसको देखो, इसको हम बोलते हैं हे ही तांग तेंगचो लाइन, हे ही तेंगचो लाइन, चाइना के, ये देखो आप, हे ही है ये चाइना का एक प्लेस, और ये है तेंगचो लाइन।
और इसके बीच में एक लाइन खींची गई है जो एक टेंगुचू लाइन है। तो आप देखो कि ये स्टोन जो रीजन है चाइना का, यहाँ पे चाइना की 94% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और जो ये वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे जो सिंचियांग प्रोविंस है चाइना का, और जो ये तिब्बतन रीजन है आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6% पॉपुलेशन ही रहती है, और ये एरिया लेस डेवलप्ड है। तो जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो वेस्टर्न रीजन में हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे संघाई, यहाँ पे संघाई है, पीकिंग जो यहाँ पे बीजिंग जो इसका देश है, सॉरी इसकी जो कैपिटल है, ये एरिया काफी डेवलप है। ग्वांगझाऊ रीजन इंडस्ट्रियली काफी डेवलप है और काफी रिच लोग यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पे रहता है। इस एरिया को, अंडर डेवलप्ड एरिया को इससे जोड़ना है, क्योंकि आपने देखा जियान से शुरू हो रहा है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इस एरिया को भी डेवलप करने का कॉन्सेप्ट चाइना इससे निकाल रहा है। और ये इसी तरीके से मोटिवेटेड हुआ था, शी जिनपिंग के दिमाग में ये चीज आई होगी, तभी से जो है गो वेस्ट। तो इंडिया को भी जो अपने इंटरनल हिंटरलैंड एरियाज हैं उनसे अपनी कनेक्टिविटी को कोस्टल एरियाज के साथ और अन्य रीजन में जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी को काफी महत्वपूर्ण बनाना होगा। इसके साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी को काफी अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसके लिए आपको अपनी कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना पड़ेगा, और वो भी जमीन और समुद्री दोनों फ्रंटियर्स के लिए, दोनों सीमाओं के लिए जो है कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना पड़ेगा। और अपने जो पड़ोसी देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हैं, गल्फ के जो कंट्री हैं, इन रीजन्स को अच्छे से अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा, एक आपने सुना होगा प्रोजेक्ट सागरमाला के बारे में। सागरमाला प्रोजेक्ट बेसिकली जो है लैंड, वो क्या बोलते हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट पोर्ट्स के सहारे, बंदरगाहों के सहारे विकास, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये पोर्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, और हिंटरलैंड यानी कि जो आंतरिक जो क्षेत्र है, हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक क्षेत्रों के साथ संबंध को, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसका एक मेजर एरिया रोड्स के द्वारा, रेल्स के द्वारा जो है इनको कनेक्ट करना है पोर्ट्स से, ताकि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना वो मिल सके। हम इसको सागरमाला प्रोजेक्ट को अगले मतलब क्लासेस में एक देखेंगे। ठीक है, और एंड एफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम टू द रोड्स, रेल, इनलैंड एंड कोस्टल बेस, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है भारत की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। प्रोजेक्ट मौसम जो है एक और महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है 2014 में। ठीक है, जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया इसके मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल, दो लेवल्स पे इसके ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया है। एक तो जो इंडियन ओशन, हिंद महासागर के जो देश है ना, इनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी संचार को फिर से जो है जोड़ना है, स्थापित करना है, ताकि जो है एक दूसरे के संस्कृति और कल्चरल वैल्यूज को और उनसे जुड़ी हुई चिंताओं को वो समझ पाए एक दूसरे देश। तो ये कम्युनिकेशन यानी कि एक कम्युनिकेशन को बढ़ाने वाला वो है, कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। एंड माइक्रो लेवल पे आप कह सकते हो कि जो क्षेत्रीय समुद्री परिवेश है उसमें जो उनके कल्चर्स हैं, नेशनल कल्चर्स हैं, उनको समझना है। माइक्रो लेवल पे हर देश का एक पर्टिकुलर कल्चर है, जो रीजनल छोटे छोटे जो देश है ना हिंद महासागर के और उसके एरिया से लगे हुए, जैसे अफ्रीका के, ईस्ट एशिया के, इंडिया, इनकी जो नेशनल कल्चरल्स हैं, राष्ट्रीय जो संस्कृतियां हैं, उनको उसी के परिवेश में समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से देख लिया कि इंडिया यहाँ पे क्या स्टेप्स ले रहा है। अब हम थोड़ा सा इसका एक जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, चाइना का, और चाइना को इसकी जरूरत क्यों है?
आप इसकी ज़रूरतों को दिखा सकते हो यहाँ पे। एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसकी चाइना की, ठीक है, एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। जो क्षेत्रीय हमने बात ही कर ली है, रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब वेस्ट एंड ईस्ट के बीच में जो डिस्पैरिटी है उसको दूर करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों चाइना को इसकी ज़रूरत है। आप इसको आंसर में लिख सकते हो अपने। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग, उसको एक मैन्युफैक्चरिंग जो हमने बात किया था, मैन्युफैक्चरिंग जो बूम है ना चाइना में, बूम यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है चाइना की, वो अनसस्टेनेबल है। तो उसके लिए जो है एक प्रॉपर मार्केट, बड़ा बाजार, जो ताकि वो हमेशा जो है चलता रहे, इस तरीके का उसको एक चाहिए। तो इसके लिए जो है वो कर रहा है। दूसरा, इंटीग्रेटेशन इंटीग्रेटेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के लिए ये प्रयास चाइना करना चाहता है, ठीक है। और जो नए और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ चाइना जो है संबंध स्थापित करना चाहता है। और उसके बाद उनका प्रयोग जो है, उनके जो अनएक्सप्लोर्ड जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना चाहता है। ग्लोबल डोमिनेंस को भी बढ़ावा देना चाहता है। ग्लोबल डोमिनेंस का मतलब जो सॉरी इसको काउंटर करना चाहता है, और ये इसको बढ़ाना चाहता है। ग्लोबल डोमिनेंस कैसे बढ़ाना चाहता है? जैसा कि इंडिया का जो अमेरिका का जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है ना, उसको काउंटर करने के लिए भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी मायनों में महत्व रखता है। इंडिया का ऑब्जेक्शन हमने देख लिया था। अब हम इंडिया के लिए पॉजिटिव क्या हो जाए, अगर इंडिया इसको ज्वाइन कर ले तो इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, इस पे एक बार हम देखते हैं। एक तो क्या होगा, इंडिया का जो इकोनॉमी है ना वो बड़ी तेजी से बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के आया है, ठीक है। और जो यूरेशिया है, यूरेशियन जो रीजन है ना, उसके साथ इंडिया का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जो इंडिया की जो जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाएगी, और एक तरीके से इंडिया उसमें काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर वहां पे वन बेल्ट एंड वन सीपेक का भी इवेंट प्रयोग कर सकता है, जो इंडिया चाइना पाकिस्तान जो इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भी यूज कर सकता है इंडिया सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। काफी कुछ चीजें ईजी हो जाएंगी इंडिया का ज्वाइन करने के बाद, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का काफी पुअर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको इन्वेस्टमेंट भी मिल सकते हैं और उसमें हेल्प हो सकती है, ठीक है। और फोर्थ, उसका इंडिया और चाइना के बीच में जो है ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा इससे, ये भी एक जो है बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये है तो ठीक, लेकिन यहाँ पे चाइना के लिए इसमें कुछ कंसर्न्स भी है, चिंताएं भी हैं। क्या चिंताएं हैं? एक तो जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट जो है, एक तो साउथ चाइना डिस्प्यूट, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं और जो साउथ चाइना सी के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो चाइना का विवाद है, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, या फिर फिलीपींस हो गया, तो इनके साथ जो डिस्प्यूट है उससे उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे मैरीटाइम सिल्क रूट साउथ चाइना सी से ही गुजरेगी, ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। फिर वो जापान के साथ इनका सेनकाकू आइसलैंड का डिस्प्यूट भी है, जिससे उस रीजन में इनको दिक्कत हो सकती है। थर्ड इनका कल्चरल डिफरेंसेस भी है, कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है, इसमें भी दिक्कत हो सकती है कल्चरल डिफरेंसेस में। फिर जो है इकोनॉमिक जो स्टेटस है सारे देशों का एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। जैसे किसी को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड चाहिए तो चाइना उनको रेल दे रहा है, उनको उनको पोर्ट्स दे रहा है, जबकि इनको चाहिए रोड। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक डिफरेंसेस, रिक्वायरमेंट्स अलग है, लेकिन चाइना की रिक्वायरमेंट अलग है, तो यहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। और जो इस देश की जो एक पॉपुलेशन है ना, उसके साथ जो है
जो पॉपुलेशन है उनके साथ भी सामंजस्य बिठाना काफी जरूरी है। तो अभी चाइना का जो डेप ट्रैप डिप्लोमेसी है और जो क्रेडिट इंपीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके कारण जो है बहुत सारे देश जो है अब चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझने लगे हैं। जैसे कि कुछ आप कह सकते हो लिथुआनिया जैसे कंट्रीज, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो कभी यूएसएसआर के पार्ट रहे हैं, पूर्वी यूरोप के देश हैं, ये जो है बीआरआई से निकल रहे हैं, बीआरआई को रोक रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान ने भी बोल दिया कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, श्रीलंका को भी यह समझ में आने लगा है। पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब है। फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तो एक तरीके से बीआरआई इसको आपने समझा यहाँ पे। ठीक है, और बीच बीच में अभी चाइना का हम और भी क्लासेस लेंगे, तो वहाँ पे इसके एनालिसिस और भी करेंगे ताकि इस पे एक अच्छी समझ हमारी बनी रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मैरीटाइम सिल्क रोड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम उसको जो है 24 घंटे के भीतर उसका रिप्लाई करेंगे। और आप हमें चाहे तो सुझाव भी दे सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें सुधार, अपने लेक्चर्स में सुधार करेंगे। आप हमसे हमारी ऑकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।